नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पैरामाउंट कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं ज्योति राठौर और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं अपने पहले करंट की। लेकिन उससे पहले आप जितने भी साथी अभी तक सेशन से जुड़ चुके हैं, अपने दोस्तों यारों को शेयर करना कतई मत भूलिएगा, क्योंकि ये ना केवल आपके एक एक नंबर को बढ़ाएगा बल्कि आपकी नौकरी में एक एक सीट भी की करेगा। तो चलिए भाई, पहली जो हमारी करंट है वो शुरू होने वाली है नाइटिंगेल अवार्ड से। ये अवार्ड ना केवल हमारे समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये जानते हुए कि हम राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित होते हैं। नाइटिंगेल अवार्ड्स को दिया जाता है खासतौर पर उन व्यक्तियों को जो नर्सिंग क्षेत्र में समाज के प्रति अपना सेवा व्यक्त करते हैं, समाज के प्रति अपना कह सकते हैं अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 के बारे में। इस पुरस्कार को राष्ट्रपति जी के द्वारा 12 मई 2026 को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर दिया गया है। और ये दिया क्यों जाता है? क्योंकि नर्सिंग क्षेत्र के नायकों को सम्मानित करने के लिए, खास तौर पे जो नर्सिंग के प्रोफेशनल्स होते हैं, नर्सिंग के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके द्वारा सोसाइटी के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं और उन्हीं को सम्मानित करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। 2026 में 15 लोग हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है, कोई मेडल होता है, कोई अवार्ड सेरेमनी होती है, कोई कह सकते हैं एक ट्रॉफी मिलती है या फिर पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जब हम स्वरूप की बात करते हैं तो हर व्यक्ति को जिसको ये अवार्ड दिया जाता है उसे योग्यता प्रमाण पत्र देते हैं, एक पदक देते हैं और 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड या 1 लाख रुपए की नकद राशि भी दी जाती है। यहाँ पर कुछ विशेष व्यक्तियों के नाम हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इनको बहुत बखूबी से आपको समझना है और जानना है। सबसे पहले आयशा बीबी का नाम याद रखिएगा। ये लक्षद्वीप से संबंधित है और इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि ये दूरस्थ स्थित यानी कि दूर कह सकते हैं लक्षद्वीप जैसे दूर स्थित क्षेत्र में भी क्या कर रही हैं, अपने कर्तव्य को बखूबी निभा रही हैं। आधी रात को सफल प्रसव कराना, सफल कह सकते हैं डिलीवरी कराना इनके द्वारा किया गया था और इसी को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति जी के द्वारा यह अवार्ड उनको दिया गया है। दूसरे हैं आपके कुलविंदर परही। ये लद्दाख से हैं और लद्दाख में इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने उच्च ऊंचाई वाले कठिन क्षेत्रों में 30 सालों की सेवा करी है। हम जानते हैं लद्दाख का जो क्षेत्र होता है वो हर किसी के रहने के लायक नहीं होता या हर किसी के रहने योग्य नहीं होता। यहाँ पर हम योग्य शब्द का इस विशेष तौर पर यूज करेंगे क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियां होती हैं, भौगोलिक स्थितियां होती है, वो बहुत ज्यादा कठिन होती हैं। हर किसी के वहाँ पर रहने की गुंजाइश या कह सकते हैं हर कोई वहाँ पर नहीं रह सकता, हर कोई का एटमॉस्फेयर वहाँ से मैच नहीं होता है। लेकिन एक ऐसे स्थान पर जो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ होते हुए भी, हर मुश्किलों का सामना करते हुए भी इनके द्वारा 30 सालों तक वहां पर अपनी सर्विस दी गई है, जिसको सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति जी के द्वारा यह अवार्ड वहां पर दिया गया है। इसके बाद है डॉक्टर शरवान कुमार ढाका। ये दिल्ली में है और कोविड-19 टीकाकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इनके द्वारा उत्कृष्ट कदम उठाए गए हैं, जिनकी वजह से इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके बाद मेजर जनरल लिसाम्मा पीवी का नाम आता है, जो सैन्य चिकित्सा सेवा के लिए बेहद महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और इनके द्वारा सैन्य स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंटली फैक्ट यहाँ पर हमको समझने की जरूरत है। देखिए, जब हम बात करते हैं इस पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। भारत सरकार का बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा ये कब दिया गया था? तो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है और इसीलिए इसी दिन को चुना गया इन पुरस्कारों को वितरित करने के लिए। इसकी अगर हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, और जैसे कि हमने बात करी थी कि भारत में जो नर्सिंग क्षेत्र में अपने काम को बखूबी करते हैं, उत्कृष्ट तरीके से करते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए ये दिया जाता है और
इसीलिए इसे भारत में नर्सिंग पेशेवरों का सर्वोच्च सम्मान भी कहा जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये फैक्ट्स, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, अगले करंट की बात करते हैं। और अगला करंट जितना ज्यादा आपको देखने में महसूस हो रहा होगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मैडम खड़ी हुई हैं और यहाँ मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक उतना ही स्पेशल तरीके से ये जो पहल है कर्नाटक सरकार के द्वारा वो शुरू की गई है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कर्तव्य काम्स की, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें स्कूल से रिलेटेड जितने भी टीचर्स होंगे, नॉन टीचर जो स्टाफ होगा, उनकी अटेंडेंस के लिए शुरू किया गया ये ऐप है। तो क्या है, किस तरीके से काम करेगा, उसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटक सरकार ने आखिर इस तरीके के ऐप को डेवलप क्यों किया, वो भी तब जब हमारे देश में अच्छे खासे तरीके से बायोमेट्रिक सर्विस चल रही है। हम जानते हैं कि कोई भी सरकारी दफ्तर हो, सरकारी स्कूल हो, वहां पे बायोमेट्रिक व्यवस्था होती है। हम जाते हैं, बायोमेट्रिक के द्वारा अपनी एंट्री करते हैं और एग्जिट करने के टाइम पर भी हम अंगूठा लगाकर चले आते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे व्यवधान होंगे जो बायोमेट्रिक के बाद भी सही नहीं हो रहे होंगे और उन्हीं को सॉल्व करने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा इस काम्स पहल को या काम्स मोबाइल ऐप को, जो डिजिटल अटेंडेंस मोबाइल ऐप है, उसको लॉन्च किया गया है। सबसे पहले हमारे लिए इसकी फुल फॉर्म जाननी जरूरी हो जाती है, जिसका नाम है कर्नाटक एडवांस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और मैंने हमेशा से कहा है कि करंट में जब हम पढ़ेंगे तो पहला और महिला कहीं भी आएगा तो उसे गलती से भी मिस नहीं करना है। और यहाँ पर महिला भी है, पहला भी, और शिक्षा से रिलेटेड भी है। ठीक है, ये इसका विकास किसने किया है या किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग जो है कर्नाटक का, उसके द्वारा इसको किया गया है। इसके अंतर्गत काम क्या क्या होंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से व्यवस्था देखी जाएगी कि कौन से टीचर किस समय पर आए हैं, किस तरीके से उनका काम चल रहा है। दूसरा, फेस रिकॉग्नाइजेशन होगा, यानी कि अब टीचर क्या है, कोई भी मक्कारी नहीं कर सकते हैं। टीचर जो हैं अपने फेस रिकॉग्निशन के द्वारा वहां पर उनको उपस्थिति देनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे जियो फेंसिंग भी की जाएगी, यानी कि उनकी लोकेशन क्या है उसको भी यहाँ पर देखा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम घर से ही क्या कर दें, मोबाइल में टाइप कर दें कि इन और आउट, और वहां पर जाके पता चले तो यहाँ तो कोई है ही नहीं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये सारी व्यवस्था जो है इस मोबाइल ऐप के अंतर्गत की गई है। आगे चलेंगे, बात करते हैं इसका लक्ष्य जो है 1 मई 2026 से बायोमेट्रिक सिस्टम को पूरी तरीके से बदलना है। बायोमेट्रिक सिस्टम में जिस भी प्रकार की जो व्यवधान आ रहे थे उसको बदलकर इस मोबाइल ऐप के द्वारा वहां पर एंट्री एंड एग्जिट को सुनिश्चित किया जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं कि आखिर ये किस तरह से काम करेगा। तो जैसे कि मैंने बात करी थी यहाँ पे एआई की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी थी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से क्या होगा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये आपके चेहरे को पहचानने की कोशिश करेगा कि आपने जो तस्वीर दिखाई है ये बखूबी आप ही हैं या कोई और है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने किसी हमशक्ल को दिखाकर यहाँ पर अपनी एंट्री दिखा दे रहे हैं और खुद जाके मनाली में सैर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे यूज किया जाएगा। दूसरा है चेहरे की पहचान करना। हर व्यक्ति का सटीक चेहरा, उसकी फेशियल जो कह सकते हैं फीचर्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये काम किया जाएगा। और फिर है जियो फेंसिंग, यानी कि कर्मचारी को जो स्कूल होगा, जो विद्यालय होगा, उसके 100 या 200 किलोमीटर के 100 या 200 मीटर के आसपास के एरिया से ही क्या करनी होगी, अपनी लोकेशन को वहां पर दर्ज करानी होगी। यानी कि आप लगभग अगर 100 या 200 मीटर दूर हैं अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, अपने विद्यालय से, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन या आउट कह सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घर बैठकर क्या कर दें, इन कर दें और स्कूल पहुंच रहे हैं 3 घंटे बाद। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये वाला जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब 100 या 200 मीटर के आसपास ही होंगे तभी ये ऐप क्या होगा, एक्टिव होगा। यानी कि आप चाह कर भी इसमें कुछ भी कलाकारी नहीं दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसका कार्यान्वयन की ज़रूरत क्यों हुई, क्योंकि कर्मचारियों को इससे क्या होगा, कर्मचारी जिस तरीके से काम करने से बचते थे वो नहीं बच पाएंगे। अब उनको क्या होगा, दिन में 2 बार इसमें अपनी उपस्थिति को दर्ज करना
करना होगा, यानी कि आते समय और जाते समय। जैसा कि हम लगातार देखते आ रहे हैं, हमारे जो ऑफिसेज होते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि आने और जाने पर क्या होती है, एंट्री एग्जिट होती है। और अब तो क्या होने लग गई है, मुखर्जी नगर दिल्ली में देख लिया जाए और बहुत सारे क्षेत्रों में देख लिया जाए तो अब क्या है, एंट्री लाइब्रेरी में भी करने के लिए आपको बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा पंजीकरण की या रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो कर्मचारियों को अपना जो क्या कह सकते हैं, अपनी जो जानकारी है वो किस पर देनी होगी, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली से जुड़े नंबर और आईडी के साथ यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही साथ ये कब से प्रभावी होगा तो 26 से 27, यानी 2026 से 27 तक ये पूरी तरीके से प्रभावी हो जाएगा। और इसके लिए लगभग 20 लाख सरकारी और संविदा कर्मचारियों को ये कवर करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अगली करंट की जो बेहद महत्वपूर्ण है और ये भी महिलाओं के लिए एक विशेष रोल प्रदान करती है। ये जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की अन्नपूर्णा बंधन स्कीम की। ठीक है, अन्नपूर्णा जो स्कीम सरकार के द्वारा, पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा बनाई गई है, ये खास तौर पे उस समय दर्ज की गई है, उस समय इसको लागू किया गया है जिस समय पश्चिम बंगाल में 15 साल के बाद बीजेपी आई है, या कह सकते हैं तृणमूल कांग्रेस की वापसी हुई है और आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी सरकार वहां पर बनी है। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में चयनित हुए हैं, उनके द्वारा जैसे ही शपथ ली जाती है, सबसे पहला काम किया जाता है अन्नपूर्णा योजना को लागू करने का। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रति माह 3,000 रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि डीबीटी के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। कोई भी मीडिएटर यहाँ पर नहीं शामिल होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम इस खाते में जमा करें उसके बाद वो उस असली व्यक्ति के पास पहुंचे। डायरेक्ट सरकार क्या देगी, महिलाओं के अकाउंट में 3,000 रुपए की व्यवस्था करेगी, 3,000 रुपए उनके अकाउंट में डालेगी। और याद रखिएगा, ये जो 3,000 रुपए होंगे ये सभी महिलाओं के होंगे, चाहे वो SC ST से हो, OBC से हो या फिर जनरल से हो। ठीक है, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, सभी कह सकते हैं सभी SC ST और OBC और जनरल महिलाओं के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अलावा यहाँ पर जब से ये शुरू होगी, 1 तारीख से ये शुरू हो जाएगी, जैसे ही ये शुरू होती है, इसके साथ ही साथ क्या होगा, इसके साथ ही साथ बंगाल के अंतर्गत महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा भी शुरू की जाएगी। तो अन्नपूर्णा स्कीम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 11 मई को इस योजना को शुरू किया गया है। 11 मई 2026 को पहली कैबिनेट बैठक के द्वारा ही ये महिला जो योजना है, अन्नपूर्णा योजना है, वो शुरू कर दी गई है। हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे जो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। इसके लागू होने की तिथि याद रखिएगा, 1 जून 2026 से क्या हो जाएगी, ये लागू हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है। ठीक है, ये जो आपकी योजना है ये लक्ष्मी योजना के रिप्लेसमेंट के रूप में हमको देखने को मिल रही है। इससे पहले बंगाल में जो सरकार थी, तृणमूल सरकार थी, उनके द्वारा लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी, जिसमें SC ST के वर्ग के लिए या कह सकते हैं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए पैसे जो है उनके अकाउंट में डाले जाते थे। इस योजना के अंतर्गत जो सामान्य वर्ग की महिलाएं थी उनको 1,500 रुपये हर महीने दिए जाते थे, और जो SC ST वर्ग की महिलाएं थी उनको 1,700 रुपये महीने के दिए जाते थे। जबकि जब हम बात करते हैं अन्नपूर्णा योजना से जो नई है और इसी के रिप्लेसमेंट के रूप में देखी जा रही है, तो यहाँ पर सभी महिलाओं को 3,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। ये बात हमको विशेष रूप से याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं जहाँ पर हम अन्नपूर्णा की बात करते हैं। तो अन्नपूर्णा एक ऐसा नाम है जिससे बहुत सारे राज्यों ने अपनी योजनाएं बनाई हैं। जहाँ पर हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में तो अन्नपूर्णा भंडार योजना हमने देख ली है, लेकिन इसके अलावा राजस्थान में भी अन्नपूर्णा भंडार योजना है, जिसके अंतर्गत जो दुकानें होती हैं, राशन की दुकानें होती हैं, वहाँ पर महिलाओं को या वहाँ पर जो राशन है वो सस्ते दामों पर मिलता है। इसके अलावा राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई भी चलती है, जहां पे मात्र 8 रुपए के अंतर्गत पूरा भरपेट पोषण युक्त खाना भी दिया जाता है। तो याद रखना, राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो वहां पे अन्नपूर्णा योजना, ठीक है, अन्नपूर्णा भंडार
ठीक है। अन्नपूर्णा भंडार जो योजना है वो वहां पर चलाई जाती है। दूसरी चीज हम बात करते हैं जब दूसरे राज्य की, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत भी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना है जो 3 एलपीजी गैस सिलेंडर देती है, उज्ज्वला योजना के हिसाब के, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ही। तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, ये कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। तो अन्नपूर्णा के नाम से राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है। इसके अलावा केंद्र सरकार की भी योजना है जिसके तहत 65 साल से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को 10 किलो अनाज जो है वो दिया जाता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत, जो साल 2000 से हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है। तो ये कुछ विशेष योजनाएं हैं जो इसी नाम से रिलेटेड हैं, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो तो मैंने आपको ये क्लियरली बता दी है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले पोर्शन की, अगली करंट अफेयर की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हेल्थ के सेक्टर में। हेल्थ के सेक्टर में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, या कह सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, सेहत पहल को, सेहत इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आप जेपी नड्डा जी को देख सकते हैं, हमारे जो पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं उनको देख सकते हैं। इनके द्वारा ही सेहत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसका पूरा नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम है साइंस एक्सीलेंस इन हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी 11 मई को ही स्टार्ट की गई योजना है, 2026 को, बिल्कुल लेटेस्ट योजना है और बेहद महत्वपूर्ण है। हेल्थ से रिलेटेड ये योजना बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अंतर्गत हम लोग प्रिवेंशन को भी देख रहे हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, हेल्थ इश्यूज आते हैं तो उनको भी देख रहे हैं। खास तौर पर जो गैर संचारी रोग होते हैं उनकी रोकथाम की भी यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि जो भी कह सकते हैं नॉन कम्युनिकेशन या गैर संचारी रोग होते हैं उनको भी यहाँ पर रोकने की बात यहाँ की जा रही है। तो ये कैसा है? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के रूप में बात करता है। बीमारी के इलाज के साथ ही साथ हम पोषण के माध्यम से बीमारी को रोकने पर भी यहाँ पर क्या करेंगे? फोकस करेंगे। ये इस पहल के अंतर्गत बताया गया है। इसके अलावा इसमें 2 पोर्शन है, एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हिसाब से इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ये 2 संस्थाएं अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विभागों से रिलेटेड है, जो इस आपके पहल के अंतर्गत साथ में मिलकर काम कर रही हैं। यानी कि सेहत पहल में ICAR और ICMR, इन दोनों का समन्वय के रूप में ये पहल को हम देख रहे हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसमें होगा क्या, तो याद रखिएगा जब हम सेहत पहल की बात कर रहे हैं तो सेहत पहल के अंतर्गत, ठीक है, सेहत पहल के अंतर्गत हम जो कृषि होगी, जो एग्रीकल्चर होगा, उसको सीधे स्वास्थ्य से जोड़ रहे हैं। यानी कि खेत से थाली और थाली से खेत की जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो नारा यहाँ पर दिया गया है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम बायो फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं, जैव संवर्धन की बात करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से आपकी खेती के अंतर्गत या प्राकृतिक रूप से विटामिन और मिनरल को आपके खाने के अंदर बनाने की कोशिश करेगा, खाने के अंदर बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके द्वारा इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा 203 जैव संवर्धनीय किस्मों को शामिल किया जाएगा, जो इस सेहत पहल के द्वारा क्या होंगी? हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। इसके अलावा एकीकृत कृषि प्रणाली है। इसके अंतर्गत एक ही खेत के अंदर हम कृषि यानी कि खेती भी करेंगे, पशुपालन भी करेंगे, मछली पालन भी करेंगे, मुर्गी पालन भी करेंगे। यानी कि पूरे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी इंटीग्रेटेड काम होता है वो इस पहल के अंतर्गत किया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि जो है वो बहुत हद तक निर्भर करती है मानसून के अंतर्गत। यानी कि जैसे जैसे एक बार बारिश अच्छी हो जाती है, फसल अच्छी हो जाती है, तो किसानों के लिए खुशी भर जाती है। लेकिन वही बारिश जब गलत टाइम पे होती है तो किसानों के लिए बहुत समस्या भी पैदा करती है। इसीलिए इस पहल के अंतर्गत हम इंटीग्रेटेड सारे काम को करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में खेती के साथ साथ, फार्मिंग के साथ साथ पशुपालन भी होता है,
एनिमल हस्बेंड्री भी होती है, मछली पालन भी किया जाता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो यहाँ पर किए जाएंगे और इसके साथ ही साथ विशेष रूप से फोकस किया जाएगा न्यूट्रिशन के ऊपर या पोषण के ऊपर। इसके अलावा दूसरा है व्यावसायिक स्वास्थ्य। इसमें कृषि क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। यानी कि मैंने जो आपको शुरू में बताया था, खेती से थाली और थाली से स्वास्थ्य, ठीक है, खेती से थाली और थाली से खेत, जो मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पे नारा दिया गया है, यानी कि पोषण युक्त जब आप खाना खाते हैं तो उस पोषण से आपका शरीर बनता है। आप खाना खाएंगे और उसी खाने को आप जब एनर्जी के रूप में बनाएंगे, एनर्जी बनाने के साथ जब आप खेत में जाकर उससे काम करेंगे तो फिर से एक पोषण युक्त खेती भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है वन हेल्थ, जो कि ये मानना है कि मानव, पशु, पर्यावरण, स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा है। ये सारी की सारी जो पहल आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे सस्टेनेबल गोल, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनको पूरा करती है। जब हम एसडीजी की बात करते हैं, जो हमारे कितने हैं, 17 एसडीजी गोल हैं, जिनको हमें 2030 तक क्या करना है, पूरा करना है। 2030 तक हमको कवर करना है, जिसमें हमारा एसडीजी गोल 1, गोल 2 जो है, जिसमें हम बात करते हैं जीरो हंगर की बात करते हैं, शून्य भुखमरी की बात करते हैं, ठीक है। शून्य भुखमरी या जीरो हंगर की बात करते हैं, ये क्या करेगा, उसको कवर करेगा। यानी कि एसडीजी 2 के अंतर्गत भी ये सेहत पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा हमारी जब बात करते हैं एसडीजी 3 की, ठीक है, एसडीजी 3 की बात करते हैं, जो किससे संबंधित है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग से संबंधित है। यानी कि आप कैसा करेंगे, अपना स्वास्थ्य जो होगा वो ठीक रखेंगे, और जब स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा तो आप अच्छे से क्या कर सकेंगे, काम कर सकेंगे। यानी कि गुड हेल्थ और वेल बीइंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्या कर रखा है, फोकस कर रखा है। यानी कि ये पहल ना केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि इंटरनेशनल जब हम देखते हैं, एसडीजी गोल्स के बारे में जब हम देखते हैं, सरकार के लक्ष्यों के बारे में देखते हैं, तो उसके लिए भी ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपकी मिशनरीज हैं, या कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है, स्वास्थ्य अनुसंधान की सबसे शीर्ष संस्था के रूप में जानी जाती है, और इसकी स्थापना होती है 1911 में। इसका डेट आपको याद रखना है, इसका भी स्थापना हुई थी 1911 में स्थापना हुई थी, ये इससे रिलेटेड है। और ICAR जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि अनुसंधान की शीर्ष संस्था है, इसकी स्थापना होती है 1929 में, यानी कि 1929 में इसकी स्थापना होती है, जो इससे ये क्या हो जाती है, दोनों ही मिलकर हमारे सेहत पहल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके अलावा जैव संवर्धन की बात करते हैं, यानी कि प्रजनन के माध्यम से फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाना, न्यूट्रिशन को मिलाना, वो कार्य यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है आपका गैर संचारी रोगों को रोकना। गैर संचारी रोग वो होते हैं जो किसी के संपर्क में आए बिना फैलते हैं, जैसे मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गई, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की संभावना हो गई, ये सारी ही क्या होंगी, इन बीमारियों से सेहत पहल क्या करेगा, फाइट करेगा या फिर लड़ेगा। तो याद रखिएगा, सेहत पहल स्वास्थ्य मंत्रालय की बेहद महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, बेहद महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें ICMR और ICAR दोनों मिलकर काम करेंगी। तो चलिए भाई, आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी साथी अभी तक जुड़े थे, अपने दोस्तों को ये सेशन जरूर शेयर कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसका आप क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे। आपके सभी डाउट का जवाब जो है कमेंट में ही दे दिया जाएगा। बाकी हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। छोटा सा और 1 सेकंड का टाइम लगता है लाइक करने में, तो लाइक करके भी जरूर जाइएगा। धन्यवाद।